अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एन्यूरिज़म्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एन्यूरिज़म की ना हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सिंपली जो एन्यूरिज़म है इट इज़ एबनॉर्मल लोकलाइज्ड इर्रिवर्सिबल डायलेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। डायलेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये सिर्फ वेसल्स में नहीं होती। जो ना आपके पास क्या एन्यूरिज़म सिर्फ वेसल में नहीं होता, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ठीक है, लाइक वेंट्रिकल्स में भी हो सकता है, जो है ना आपके पास क्या वो एट्रियम में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आर्टरीज़ में नहीं होता। ठीक है, एबीएन का मतलब है एबनॉर्मल, ये इसकी डेफिनेशन है। ये एक लोकलाइज्ड आपके पास क्या होती है, डायलेशन होती है जो ना सीवीएस की। और जो एन्यूरिज़म्स हैं ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या ट्रू एन्यूरिज़म, दूसरा होता है हमारे पास क्या फाल्स एन्यूरिज़म। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। लेट सपोज़ ये कोई भी आर्टरी है। ठीक है, अब ये यहाँ से जा रही है। अब इसमें यहाँ पर ना एक ये देख रहे हैं, ये एक डायलेशन हो गई है। ठीक है, अब ये डायलेशन जैसे ही हो गई, अब इसमें इधर फिट जो है ना यहाँ से भी ब्लड जा रहा है। ठीक है, इसमें से जा रहा है ब्लड, इसमें जा रहा है, और इसमें भी आपके पास ये ब्लड है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये जो कवरिंग्स हैं, एक ये कवरिंग है, दूसरी आर्टरी की ये कवरिंग है। देख रहे हैं ये कवरिंग। अगर सारी लेयर्स जो आर्टरी की हैं वो सारी लेयर्स अगर इस जो ना आपके पास क्या इस एन्यूरिज्म को कवर कर रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्या ट्रू एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म कवर्ड बाय ऑल वॉल ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड आपके पास क्या ट्रू एन्यूरिज्म। और फॉल्स एन्यूरिज्म में होता क्या है, यहाँ से ये देख रहे हैं कोई भी एक टीयर है, इसमें यहाँ पर आपके पास क्या ब्लड यहाँ से इजेक्ट हुआ और यहाँ पर क्या बन गया, बाहर से एक हेमाटोमा बन गया। अब ये जो हेमाटोमा है इट इज़ कवर्ड बाय आउटर टिश्यू, ये यहाँ से एक आउटर टिश्यू ने इसको कवर किया है, और यहाँ पर एक जो है ना आपके पास क्या एक डायलेशन बन गई है। ठीक है, ये जो इसकी कवरिंग है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कवरिंग नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे फॉल्स एन्यूरिज्म। इसमें जो भी कवरिंग्स हैं वो जो ना पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कवरिंग्स नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे फॉल्स एन्यूरिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एन्यूरिज्म्स हैं। ठीक है, इसके काजेज़ क्या हैं, इसके कॉजेज़ हैं आपके पास ये, इसका एथेरोस्क्लेरोसिस इसका मेन काज है, एथेरोस्क्लेरोसिस। और दूसरा है क्या सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन। सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन में होता क्या है, बेसिकली जो लेट्स सपोज दिस इज़ द मीडिया ऑफ द आर्टरी। इस मीडिया में ना आपके पास क्या होता है, जो ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है एंड कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होता है। ठीक है, जो कि इसको बना रहा होता है। ठीक है, अब इस कनेक्टिव टिश्यू में ना डीजनरेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, क्या बन जाता है, एक लोकलाइज्ड सिस्ट बन जाता है। ये लेट्स सपोज दिस इज सिस्ट, और यहाँ पर क्या बन जाता है, सिस्ट बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन, बीच में सिस्ट बन जाएगा और मीडिया में क्या हो जाएगी, डीजनरेशन हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, उसे हम क्या बोलते हैं सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन। अगर लेट सपोज इसकी मीडिया में आपके पास क्या है डीजनरेशन हो गई है, तो इसकी वाल क्या हो जाएगी, बिल्कुल लूज़ हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो ब्लड जा रहा है तो वो जो ना इसकी इंटीमा पर ना प्रेशर लगाता है। ये जो ब्लड जा रहा है इस आर्टरी में, ये तो ये जब इस पर प्रेशर लगाएगा तो ये लूज़ है, तो ये ना यहाँ से जो ना बल्ज आउट करेगी, यहाँ से बल्ज आउट करेगी और यहाँ पर इस तरह से एन्यूरिज्म बन जाएगा। ठीक है, ये सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन मैंने आपको डायसेक्शंस में पढ़ाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद कोई भी ट्रॉमा हो जाए, ट्रॉमा में भी होता है। और उसके बाद वास्कुलाइटिस लाइक पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोजा में होता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था आपको। उसके बाद कंजेनाइटल डिजीजेज लाइक बेरी एन्यूरिज्म्स, क्या बेरी एन्यूरिज्म्स हैं। उसके अलावा आपके पास क्या मार्फन सिंड्रोम। ये मार्फन सिंड्रोम में होता क्या है, ये जो फिब्रिलिन प्रोटीन है वो ना आपके पास क्या बन नहीं रहा होता। अब फिब्रिलिन क्या करता है, फिब्रिलिन एक्ट एज एस्केप फोल्ड फॉर द इलास्टिन। लेट सपोज दिस इज द फिब्रिलिन। अब इलास्टिन इसके ऊपर आकर ना जो ना अटैच होगा, और ये फिब्रिलिन और इलास्टिन मिलाकर ना जो ना इलास्टिक फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ आपके पास क्या करती हैं, ये जो ना मीडिया ऑफ द आर्टरीज़ के लिए ना वो होती हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जब नहीं बनेगी तो आर्टरी ना आपके पास क्या हो जाती हैं, वो उनका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रॉपर बन नहीं रहा होता, तो उसकी वजह से वो बल्ज आउट हो जाती हैं उनमें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मेन काज है आपके पास क्या, माइकोटिक, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, ठीक है, माइकोटिक जैसे कि साल्मोनेला करता है एंड स्टेफोरियस, ये मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो ये इसके कॉजेज़ हैं। अच्छा, उसके बाद इसके टाइप्स होते हैं, एन्यूरिज्म के 4 टाइप्स होते हैं। अगर ये एक अगर आर्टरी जा रही है उसकी साइड से अगर बल्ज हो तो इसे हम कहते हैं क्या, सेक्युलर एन्यूरिज्म। ये क्या है, सेक्युलर। और अगर इस तरह से हो, मतलब क्या दोनों साइड से हो, तो इसे हमको बोलते हैं क्या, फ्यूजिफॉर्म। और एक जो ना यहाँ से आया, एन्यूरिज्म बन गया, फिर से नॉर्मल हो गया, फिर से एन्यूरिज्म इस तरह से बन गया, इसे हम बोलते हैं क्या, सिलेंड्रिकल। क्या, सिलेंड्रिकल एन्यूरिज्म। और यहाँ पर होता है क्या, आर्टरीज जो ना कुछ जो आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स की ना यहाँ पर क्या हो जाती है, एक तरीके से दोनों मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक जो ना सर्कोइड सा ना एक एन्यूरिज्म बनाते हैं, और इसे हम सर्कोइड एन्यूरिज्म बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर बनाते हैं और इसे हम सर्कोइड एन्यूरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 इसके टाइप्स थे, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस पर आ जाएं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। लेट सपोज़ ये एन्यूरिज्म है और ये इसकी वाल है एन्यूरिज्म की। अब यहाँ पर अगर एन्यूरिज्म है तो यहाँ पर ना ब्लड ना बिल्कुल स्लो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर ना थ्रोम्बस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, थ्रोम्बस। और ये थ्रोम्बस अगर यहाँ से डिटैच हो गया और ये एम्बोलिज्म में बन गया, एम्बोलाई बन गया, तो ये एम्बोलाई डिस्टल किसी भी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, ये एम्बोलाई। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लाइक लेट सपोज दिस द कोई भी बैक्टीरिया है, ये देखेगा यहाँ पर ना बिल्कुल अच्छी सी साइट है, तो ये यहाँ पर आकर ग्रो करेगा। यहाँ पर क्यों ग्रो करेगा, बिकॉज़ यहाँ पर थ्रोम्बस बना हुआ है, तो यहाँ पर इस पर ना इम्यून सिस्टम भी अटैक नहीं करेगा, और यहाँ पर ये ग्रो करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। इन्फेक्शन के भी चांसेस बहुत यहाँ पर बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन, सही है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, ये एन्यूरिज्म है, तो ये सराउंडिंग टिश्यू पर, लेट सपोज ये सराउंडिंग टिश्यू है, ये सराउंडिंग टिश्यू पर भी तो फोर्स लगाएगा ना, इसे हम इम्पिंजमेंट बोलते हैं या फिर कंप्रेशन बोलते हैं। सराउंडिंग टिश्यू का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल इसमें क्या होती है कॉम्प्लिकेशन, कि ये एन्यूरिज्म है ना, यहाँ से क्या हो गया, रप्चर हो गया, इसका क्या रप्चर हो गया, ठीक है। ये 5 चीज़ें मैं इधर लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या था आपके पास, क्या, थ्रोम्बस था, उसके बाद एम्बोलिज्म था, उसके बाद यहाँ पर क्या था, इन्फेक्शन था या फिर इन्फेक्शन, उसके बाद इसमें क्या था, कंप्रेशन, उसके बाद यहाँ पर 5th क्या था, रप्चर। तो ये 5 चीज़ें इसकी क्या हैं, ये 5 इसकी ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो एन्यूरिज्म में ये चीज़ें हो सकती है। तो ये भी हो गया। उसके बाद ना इसमें एक जो ना ये होती है, एन्यूरिज्म होता है, दिस इज़ ड्यू टू द, आपके पास क्या, इसको हम ना सिफिलिटिक एन्यूरिज्म भी बोलते हैं। जो एन्यूरिज्म हो सिफिलिस की वजह से, सिफिलिक एन्यूरिज्म, या फिर इसे हम ल्यूटिक एन्यूरिज्म भी बोलते हैं, ल्यूटिक। अब जो सिफिलिटिक एन्यूरिज्म है, इट अकर्स इन द टर्शरी स्टेज ऑफ द सिफिलिस। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। जो टर्शरी स्टेज है ये उसमें होता है, लास्ट स्टेज में होता है, ठीक है। लास्ट स्टेज में ना इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है और ब्रेन का सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसको ना हम ल्यूटिक एन्यूरिज्म भी बोलते हैं, ल्यूटिक या फिर सिफिलिटिक एन्यूरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, लेट सपोज दिस इज़ द इंटीमा ऑफ द, लेट सपोज दिस इज़ द इंटीमा, दिस इज़ द मीडिया एंड दिस इज़ द एडवेंटिशिया ऑफ द, आपके पास क्या, एओर्टा। अब देखिए यहाँ पर सिफिलिटिक एन्यूरिज्म में होता क्या है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, अच्छा,
ये जो आपके पास क्या है, ये इसकी इंटीमा है, ये यहाँ से इसमें से ब्लड जा रहा है। अब जो ब्लड है जो इंटीमा से जा रहा है वो ना इस ट्यूनिका इंटीमा को भी सप्लाई करता है एंड हाफ ऑफ द मीडिया को भी सप्लाई करता है। ये इसकी ब्लड सप्लाई का बता रहा हूँ, ठीक है। ये एंटीमा को भी सप्लाई करेगा, हाफ ऑफ द मीडिया को भी सप्लाई करेगा। बाकी जो एडवेंटिश है, जो बाकी मीडिया है, उसको सप्लाई कौन करता है? ये आपके पास सप्लाई करती है आपके पास क्या, वेजा वेजोरम्स। वेजा वेजोरी होती है ना आपके पास क्या, वेसल्स में होते हैं जो वेसल को सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, वेजा वेजोरी है। अब यहाँ पर होता क्या है, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म बनता क्यों है? बिकॉज इसमें ना ऑटो इम्यून जो है ना इसमें अटैक होता है, ठीक है। इस वेजा वेजोरम पर ना अटैक होता है। अब ये जो अटैक है ये इस तरह से होता है, लेट्स सपोज ये कोई भी वेजा वेजोरम है। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर ना आपको लिम्फोसाइट इन प्लाज्मा सेल की अटैक मिलेगी। ये क्या आपके पास ये प्लाज्मा सेल है, ये लिम्फोसाइट है। अब ये जैसे यहाँ पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर ना आपके पास क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर्स बनेंगे, ग्रोथ फैक्टर बनेंगे। और ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर क्या क्या क्या, क्या करेंगे, फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे। और फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, स्कार लगा देंगे, स्कार इसके ऊपर बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ होती है, यहाँ पर स्कार बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये इसकी एंडोथीलियम को भी एक्टिवेट करते हैं। और जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, वो प्रोलिफरेट करके इसकी जो एंटीमा है उसको ब्लॉक कर देते हैं, इसकी एंटीमा को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जब एंटीमा इसकी ब्लॉक हो जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ओब्लिटेटिव ईंड आर्ट्राइटिस। क्या, ओब्लिटेटिव ईंड आर्ट्राइटिस, मतलब क्या, ओब्लिटरेट हो गई है ईंड आर्ट्राइटिस, इसको हम बोलते हैं क्या, ओब्लिटेटिव ईंड आर्ट्राइटिस, ठीक है। और ये जो स्कार बन गया है, ये जो स्कार है ना, ये स्कार जो इसकी इंटीमा है, इंटीमा को ना रिंकलिंग की अपीयरेंस देगा। क्या 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 करेगा ये, मेक इंटीमा रिंकल्ड। ये इंटीमा को क्या कर देगा, रिंकल्ड कर देगा, ठीक है। अब इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना फाइबरस टिश्यू की भी ना डिपोजिशन हो जाएगी इधर। यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये फाइबरस टिश्यू भी इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और ये फर्दर इसको ना कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ओब्लिटेटिव ईंड आर्ट्राइटिस। और ये प्रेस करेगा किसको, वेजा वेजोरम, ये वेजा वेजोरम को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से जब ये यहाँ पर लेट सपोज कंप्रेस हो गई तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें कंप्रेशन आ गई, ठीक है। अब ये इसको सप्लाई नहीं करेगी, किसको, अब ये एंटीमा को सॉरी मीडिया को भी सप्लाई नहीं करेगी और एडवेंटिशिया को भी सप्लाई नहीं करेगी। और यहाँ पर ये देख रहे हैं यहाँ ये स्कारस हैं, ये यहाँ पर स्कार हैं, स्कार बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा या फिर कनेक्टिव टिश्यू पुअर हो जाएगा। ये क्या है, ये इसका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बिल्कुल पुअर हो जाएगा। जब ये कनेक्टिव टिश्यू पुअर हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो इसमें प्रेशर है, एओर्टा में प्रेशर बिल्कुल हाई होता है, तो ये प्रेशर के साथ ना इसको प्रेशर इस पे इसके ऊपर अप्लाई करेगी। जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा तो जो है ना यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें तो कनेक्टिव टिश्यू है नहीं, तो यहाँ पर ये ना इस तरह से बल्ज आउट हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक एन्यूरिज्म बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से इसमें एन्यूरिज्म बन जाएगा, ठीक है। ये मैं पूरी इसकी लेयर्स नहीं बना रहा, आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जब कनेक्टिव टिश्यू पुअर हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या, एन्यूरिज्म फॉर्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एन्यूरिज्म, इसमें क्या हो जाएगा, एन्यूरिज्म फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। और अगर ये आपके पास क्या, एन्यूरिज्म यहाँ पर आ गया और इसमें जो स्कारस हैं, ये जो स्कार हैं, अगर ये इसकी अभी कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूँ कि इसमें और क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर देख रहे हैं ये एओर्टिक वाल है, एओर्टिक वाल के बिल्कुल करीब से यहाँ पर ना एक राइट कोरोनरी आर्टरी ना यहाँ से अराइज हो रही होती है। क्या, राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो स्कार है ये इसके ऊपर भी बन सकता है, इसके ऊपर जब बन जाएगा तो इसकी जो ना ओस्टियम को ब्लॉक कर देगा, इसके कोरोनरी आर्टरी के ओस्टियम को ब्लॉक कर देगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, कोरोनरी आर्टरी ऑस्टियल स्टीनोसिस। जब कोरोनरी आर्टरी की स्टीनोसिस हो जाएगी तो यहाँ पर आपके पास क्या, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी ना कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, और तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एओर्टिक वाल है
अब यहाँ एओर्टिक वाल ना अच्छा लेट सपोज ये एओर्टिक वाल है। एओर्टिक वाल को ना यहाँ पर एक टिश्यू ना यहाँ इसको सप्लाई मतलब कि इसको होल्ड कर रहा होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू तो पुअर है, ये भी टिश्यू क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल जो ना ख़त्म हो जाएगा। जब ये टिश्यू ख़त्म हो जाएगा तो ये जो वाल है ये फिर ना नीचे हैंग करेगा, ये फिर नीचे हैंग करेगा। अब इसकी पोजीशन ये, फिर इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, अक्यूट एओर्टिक रीगर्जिटेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, क्या अक्यूट एओर्टिक रीगर्जिटेशन हो जाएगा। जब एओर्टिक रीगर्जिटेशन होगा तो जो वॉल्यूम है एओर्टा में, वो वॉल्यूम ना आपके पास क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल में आके आकर आपके पास क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा वेंट्रिकल में। जब वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा वेंट्रिकल में तो वेंट्रिकल क्या करेगी, डायलेट कर जाएगी। वेंट्रिकल क्या करेगी, डायलेट कर जाएगी। और जब वेंट्रिकल डायलेट कर जाएगी तो वेंट्रिकुलर मसल इस वॉल्यूम को ना गेटरेट करने की कोशिश करेगा। जब इसको गेटरेट करने की कोशिश करेगा तो ये इसकी ना मसल मास इसका बढ़ जाएगा, मसल मास बढ़ेगा, बिकॉज इसको कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी भी हो जाएगी और यहाँ पर क्या डायलेटेड हो जाएगी हार्ट साइमल्टेनियसली। और ये इसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो 220/40 हो जाएगा। इसका जो बीपी होगा वो 220/40 होगा। इसका 120 बाय आपके पास क्या 80 नहीं होगा, इसका बीपी ये हो जाएगा, ठीक है। और जब ये आपके पास कंडीशन आ जाए तो आपके पास जो हार्ट है बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती है, हार्ट बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती है। और ये जो हार्ट है ना ये आपको काऊ की हार्ट की तरह दिखेगी, ठीक है। अगर आपने देखी हो काऊ की हार्ट, ठीक है, तो वो बिल्कुल बड़ी होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को ना इन्होंने बोला हुआ है कॉर बोविनम्स, कॉर बोविनम। इस कंडीशन को इन्होंने बोला हुआ है, नाम क्या दिया है इन्होंने, कॉर बोविनम। बड़ी बड़ी हार्ट है, ठीक है, इसको इन्होंने बोला है कॉर बोविनम, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, लेट सपोज आप इधर खड़े हैं और आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसकी इंटीमा को देखेंगे और यहाँ पर स्कार आपको, ये स्कार है, ये स्कार आपको दिखेंगे ना तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ट्री बार्किंग हुई है, किसी ने ट्री बार्किंग होती तो नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पर ना ट्री बार्किंग है। ट्री बार्किंग क्यों दिखेगी, बिकॉज जो स्कार था, स्कार इसकी इंटीमा को ना कौन सी अपीयरेंस दे रहा था, रिंकल्ड अपीयरेंस। तो ये जो आपके पास स्कार है, स्कार आपको कौन सी क्या क्या देंगे, ट्री बार्किंग की अपीयरेंस देंगे, ठीक है। बिकॉज ये रिंकलिंग जो ना डाल देते हैं किसमें, इसमें इंटीमा में, ठीक है, आपको ट्री बार्किंग मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आपको इसमें मिलती हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगी, कंप्रेशन। अगर ये कंप्रेस कर रही है किसको, ईसोफेगस को, अगर ईसोफेगस को कंप्रेस कर रही है तो आपको डिस्फेजिया हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंप्रेस कर रही है, अब देखें एओर्ट, यहाँ से एओर्टिक आर्च निकलेगी, एओर्टिक आर्च में से ना रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ना यहाँ से पास होती है। अगर एओर्टिक आर्च में आपके पास क्या एन्यूरिज्म है, अगर वो एओर्टिक आर्च वाला एन्यूरिज्म उसको कंप्रेस करेगा रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को, तो यहाँ पर ना आपको एक कफ मिलती है जिसे हम ब्रासी कफ बोलते हैं। और उसी के साथ आपको ना हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगी, आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर ना बोनी पेन्स अगर आपके पास एन्यूरिज्म है और वो आपके पास ना वर्टिब्रास को जाकर ना हिट करता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वर्टिब्रीज में बोनी पेन्स मिलेंगे। और स्ट्राइडर मिलेगा। स्ट्राइडर बेसिकली होता क्या है, इंस्पायरेटरी नॉइजेज़ होते हैं जिनको हम स्ट्राइडर बोलते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन की ड्यूरिंग हमें नॉइजेज़ मिलती हैं, उन्हें हम स्ट्राइडर बोलते हैं, ठीक है। और आपको डिस्निया भी मिलेगा इसमें, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, क्या सिफिलिटिक जो ना एन्यूरिज्म था। उसके बाद आपके पास क्या आता है, एओर्टिक अब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। अब्डोमिनल एओर्टा में 90% ऑफ द एन्यूरिज्म आपको अब्डोमिनल एओर्टिक मिलेगा, 10% आपको थोरेसिक में मिलता है, ठीक है। और जो बाकी असेंडिंग एओर्टा है उसमें बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। तो 90% आपको अब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म मिलेगा। और इसकी जो कॉमन साइट होती है इंफ्रा रीनल होती है, ये रीनल वेसल्स निकल रही हैं, रीनल वेसल्स के नीचे आपको ना एक एबनॉर्मल डायलेशन मिलेगी, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल डायलेशन मिलेगी। अब ये डायलेशन के इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ इसका मेन जो काज है ना एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक्स होते हैं, एथेरोमेटस प्लॉक्स होते हैं। नंबर दूसरा इसका क्या है कॉज, हाइपरटेंशन। जो ये चीज़ें हैं 90% ऑफ द पेशेंट्स में आपको ये दोनों ही मिलेंगी, ये दोनों काज होते हैं, ठीक है। तीसरा आपके पास का क्या काज है इसका, एबनॉर्मल टर्नओवर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एओर्टिक मीडिया एंड इंटीमा। अब ये चीज़ें ना आपको किस में मिलती हैं, ये चीज़ आपको ना जो कंजेनाइटल डिजीज़ होती हैं उनमें मिलती है कॉमनली, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये कि एंजाइम होते हैं जिसे हम बोलते हैं एमएमपी, मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेजेस, मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेजेस। ये नॉर्मली एंजाइम्स क्या करते हैं, ये कोलेजन
इलास्टिन लेमिनिन प्रोटियोग्लाइकेंस को ना कट करते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेजेस इसको कट करते हैं, ठीक है। इन टिश्यूज़ को ना ये कट करते हैं। तो ये टिश्यूज़ आपके पास क्या इसकी मीडिया को बना रहे होते हैं। तो ये टिश्यूज़ अगर टिश्यूज़ बोल रहा हूँ यार, ये जो बैंड्स हैं, ये कोलेजन के बैंड है और इलास्टिन, तो ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन ना इसको बना रहे होते हैं, किसको, आपके पास क्या, इसकी मीडिया को बना रहे होते हैं। अगर ये आपके पास नहीं होंगे तो इसकी मीडिया आपके पास बिल्कुल लूज़ हो जाएगी और प्रेशर के ज़रिए वो आपके पास क्या हो जाएगी, बल्ज आउट हो जाएगी, ठीक है। और तो ये एंजाइम ना इसको कट करता है। अगर इसकी ओवर एक्टिवेशन हो जाएगी तो आपके पास क्या, इसके जीन में अगर ओवर एक्टिवेशन हो जाएगी तो ये आपके पास क्या, ये बहुत ज़्यादा ये कट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से आपके पास क्या, वो बिल्कुल डीजनरेट हो जाएगी मीडियम इसकी, ठीक है। उसके बाद इस एंजाइम की इनएक्टिवेशन के लिए भी एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं कि टिश्यू इनहिबिटर ऑफ मेटलोप्रोटीनेजेस। टिश्यू इनहिबिटर ऑफ मेटलोप्रोटीनेजेस बेसिकली क्या करता है, इसको ना जो ना इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। अब ये इन दोनों में ना बैलेंस होता है। इन दोनों में अगर बैलेंस नहीं होता तो आपके पास ना क्या होता है कि जो ना या तो ये जो ना आपके पास ये जो प्रोटीन्स हैं ये ज़्यादा जो है ना आपके पास क्या इनकी डीजनरेशन हो जाती है, अगर या तो फिर इनकी बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में बैलेंस होता है। या अब हम एन्यूरिज्म डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेजेस की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसकी एक्टिवेशन बिल्कुल कम हो जाएगी टिम्प की, ठीक है। तो ये ना एक ये काज इसका मतलब यही था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ना ये जो एन्यूरिज्म है ये हमारे पास ना दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपके पास क्या, इन्फ्लेमेटरी एओर्टिक एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, दूसरा होता है हमारे पास क्या, माइकोटिक। अब इन्फ्लेमेटरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, लिम्फोसाइट मिलेंगे, मैक्रोफेजेस मिलेंगे, जायंट सेल्स मिलेंगे, प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे। और यहाँ पर ना ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होंगे और ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होगी यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे और फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर क्या करेंगे, जो एन्यूरिज्म एओर्टा है, एओर्टा के अराउंड ही ना यहाँ पर आपको फाइब्रोसिस मिलेगी और इस फाइब्रोसिस को हम बोलते हैं क्या, पेरी एओर्टिक फाइब्रोसिस, क्या, पेरी एओर्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो वो आपको मतलब कि एओर्टा के अराउंड ही मिलेगी, उसको हम पेरी एओर्टिक बोलते हैं। दूसरी आपके पास क्या आता है, माइकोटिक आता है। माइकोटिक में आपके पास क्या, सबसे ज़्यादा साल्मोनेला के इन्फेक्शन में होता है और स्टेफ ऑरियस में होता है, ठीक है। इसमें होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के बाद यहाँ पर रैपिड ग्रोथ हो जाती है, रैपिड ग्रोथ के बाद यहाँ पर रप्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये माइकोटिक एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म ये थोड़े से डेंजरस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद ये एन्यूरिज्म है। अब इस एन्यूरिज्म में इसकी जो फाइंडिंग्स होती है ना, ये जो ना आपके पास क्या, एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, ठीक है। ये जो एक्सरे होता है या फिर आपके पास क्या सीटी स्कैन या फिर एमआरआई होता है, ये हम किसी भी दूसरे काज के लिए ना हम करवा रहे होते हैं। तो एक्सीडेंटल फाइंडिंग में ना हमें एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म मिल जाता है, ठीक है। एक्सीडेंटल फाइंडिंग ये बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर होता क्या है, इस एन्यूरिज्म में ना यहाँ पर ये कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, ये कैल्शियम है। ये कैल्शियम की डिपोजिशन ना, इस कैल्शियम की डिपोजिशन को हम ना कार्विल्यूनर कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, कार्विल्यूनर कैल्सिफिकेशंस, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद यहाँ पर थ्रोम्बस भी बन सकता है, ये थ्रोम्बस है। थ्रोम्बस यहाँ से डिटैच होकर यहाँ पर कोई भी एम्बोलिज्म भी बन सकता है, ये एम्बोलिज्म है, ये आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और अगर ये एन्यूरिज्म बहुत बड़ा है तो ये रीनल आर्टरी को भी कंप्रेस कर सकता है, ठीक है। जब रीनल आर्टरी को कंप्रेस करेगा तो यहाँ पर आपके पास क्या, बिल्कुल ब्लड फ्लो भी कम होगा, जो ना आपके पास क्या जो ना वो बिल्कुल सप्लाई कम जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है, यूरेटर है, ये यूरेटर को भी कंप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास क्या, एन्यूरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन इसकी हो सकती हैं। इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आपके पास क्या, ये जो मास है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का मास, ये ना आपके पास क्या होता है, पल्सेटाइल भी होता है और एक्सपेंसाइल भी होता है, ठीक है। अब लेट सपोज ये आर्टरी यहाँ पर मैं इसको जो ना फील कर रहा हूँ, तो जब इसमें सिस्टली के ड्यूरिंग आपके पास ना ये इसमें से ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो ये ना बल्ज आउट करेगा। नॉर्मल मुझे फील होगा कि यहाँ पर ना एक बल्ज है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये मुझे पल्स देगा, पल्स। अगर पल्स के साथ साथ मुझे ये बिल्कुल हिट भी करेगा बिल्कुल तेज़ से तो वो फिर एक्सपेंसाइल हो जाएगा। नॉर्मली अगर मुझे सिर्फ पल्स फील हो रही है तो उसे हम बोलेंगे क्या, पल्सेटाइल। अगर मुझे पल्स के साथ साथ वो बिल्कुल मुझे हिट भी कर रहा है वो मास, तो उसको हम एक्सपेंसाइल भी बोलते हैं।
ये जो abdominal aortic एन्यूरिज्म है ये पल्सेटाइल भी होता है और एक्सपेंसाइल भी होता है, और ये ट्रियो एन्यूरिज्म्स में होता है। बाकी जो फाल्स एन्यूरिज्म है वो सिर्फ पल्सेटाइल होते हैं, वो एक्सपेंसाइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और इसका लास्ट एंड फाइनल इसमें आपके पास क्या कोई भी रप्चर हो सकता है, ठीक है। अगर इसका रप्चर हुआ जो ना आपके पास क्या इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, मतलब कि एंटीरियर रप्चर हुआ इसका, एंटीरियर मतलब कि ये पेरिटोनियल कैविटी में, तो यहाँ पर आपको अब्डोमिनल पेन होगा, सिंपैथेटिक ओवरफ्लो मिलेगा और ब्लड फ्लो बिल्कुल लो मिलेगा, और यहाँ पर बंदा शॉक में भी चला जा सकता है, ठीक है। और अगर पीछे की तरह होगा तो वो रीट्रोपेरिटोनियल मिलेगा, और आपके पास वो मतलब क्या रीट्रोपेरिटोनियल होगा, ठीक है। वो पीछे की तरह ना रप्चर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, अब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म था। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आपके पास क्या स्टंट ग्राफ होते हैं, और दूसरा सर्जिकल रिमूवल होता है। अब स्टंट ग्राफ क्या होता है, अब लेट सपोज ये एन्यूरिज्म है, ये यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसमें ग्राफ्ट डाल दिया ये वाला, ये पूरा का पूरा ग्राफ्ट डाल दिया। तो जो ब्लड फ्लो है वो फिर यहीं से बिल्कुल सीधा ही सीधा होगा, ठीक है, यहाँ नहीं जाएगा। और आजकल जो ग्राफ्ट आते हैं उनमें ना एंटी थ्रोम्बोटिक आपके पास क्या होते हैं, जो ना वो एंटी थ्रोम्बिक जो ना वो एजेंट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर थ्रोम्बस के चांसेस भी नहीं होते, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने ग्राफ डाल दिया फेमरल आर्टरी से जाके ये ग्राफ यहाँ पर ना मैंने फिट कर दिया, ठीक है। तो ये जो एन्यूरिज्म है ये यहाँ पर इसका कोई भी फिर जो ना आगे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, लाइक रप्चर नहीं होगा, थ्रोम्बस नहीं बनेगा, एम्बोलिज्म नहीं बनेगा, ठीक है। यही तो मेन कॉम्प्लिकेशन है, और फिर जो ना इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टंट ग्राफ इस तरह से डालते हैं, या फिर इसका सर्जिकल रिमूवल होता है, या फिर इसको सर्जरी के ज़रिए ना हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एन्यूरिज्म्स। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।